चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ नया वीडियो और हम बात कर रहे थे एमपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहला सवाल से स्टार्ट करता हूं मैं कि द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ये एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब ये सिनोवियल जॉइंट है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, सिनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहां पर दो बोन्स मिलते हैं, दो बोन्स मिलते हैं और इनके बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है। सिनोवियल फ्लूइड, जैसा कि नाम में आपको दिख भी रहा है, सिनोवियल फ्लूइड होता है और इनके मूवमेंट को स्मूथ बनाता है ये फ्लूइड। ठीक है, सिनोवियल जॉइंट के। और इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। ठीक है, और इस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, और अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जॉइंट कैप्सूल। सिनोवियल जॉइंट हमारे शरीर में कई जगह होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नीज में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एल्बोज में मिलेंगे और शोल्डर्स में भी आपको सिनोवियल जॉइंट मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए, बात करते हैं, हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं कि ये एटलस और एक्सिस क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये फोटो देख पा रहे हैं आप? अब देखिए, अब दिख रहा होगा। इस फोटो में आप जब ध्यान से देखेंगे, देखिए ये अपना स्कल है, मुंडी, और इस मुंडी के नीचे ये हमारा वर्टिब्रे कॉलम है। ठीक, स्पाइनल बोन्स है और सर्विकल स्पाइन इसको कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सर्वाइकल हो गया है मुझे, यानी यहाँ पे दर्द होता है। तो ये पहला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एटलस। ये पहला वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एटलस, और ये दूसरा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सिस। तो बेसिकली आपको इन्हीं दोनों के बीच का जॉइंट पूछा है, तो ये जॉइंट कौन सा होगा बताइए दोस्तों? ये जॉइंट होगा, देखिए ये जॉइंट होगा आपका सिनोवियल जॉइंट। ठीक है, क्लियर है? ये चीज जो है, इस औरत का जो ये आपको पीछे का ये दिख रहा है बैकबोन, ये है सर्वाइकल। फिर आता है थोरेसिस, और लास्ट में क्या है? ये लुम्बार। ठीक, तीन पार्ट में इसको पूरे को डिवाइड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल इज डेवलप्ड फॉर क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, ऑप्शन आपके सामने है, ड्राउट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट और फंगल रेजिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, आंसर क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ये बीटी जीन डालने के बाद, एक बार अगर बीटी जीन पर जाए तो ये बीटी जीन जो है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये टॉक्सिन जो है ये इंसेक्ट को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसेक्ट को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बीटी ब्रिंजल ये एक पहला ब्रिंजल है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और कॉमर्शियलाइजेशन के अप्रूवल स्टेज तक पहुंच गया, यानी आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये पहला ऐसा है, व्यवसायीकरण कर सकते हैं इसका, और ये अप्रूवल के स्टेज तक पहुंच चुका है। ठीक, तो बीटी जीन जो है इसका मेन काम क्या है? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करना जो कि इंसेक्ट को मारने के सहायक होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं बात करूं ब्लड क्लॉटिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मैं एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको क्लॉटिंग वर्ड दिखाई दे, CLOTTING, तो इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, KLOTTING। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख पाएंगे कि ये के जो है, ये इसमें के कौन सा के है? विटामिन के। ठीक है, तो कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आंसर हो जाएगा। और विटामिन के का मेन काम क्या है? ये देखिए, बहुत तरह के ये प्रोटीन्स बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, तो ये बनाने में सहायक है। अच्छा, और एक प्रोटीन है ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोकैल्सिन। ये ओस्टियोकैल्सिन जो है ये भी हेल्दी बोन टिश्यू बनाने में काम आता है। ठीक है, क्लियर है? और मेन फंक्शन जो है विटामिन के का, वो क्या है? विटामिन के का मेन फंक्शन ही है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है? अच्छा, एक बात और है कि विटामिन जो है ये हमें चाहिए होता है अलग से, हमें इसको खाना पड़ेगा, या तो आप सप्लीमेंट ले लीजिए या तो फिर आप खाइए। और अगर आप देखेंगे कि कहाँ मिलता है विटामिन के, तो सबसे ज्यादा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन के की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अगर विटामिन की कमी होती है, इनमें से कोई भी विटामिन अगर आपके शरीर में कम होता है, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो ये सबसे ज्यादा विजन के काम आता है, विजन मतलब देखने की, आप आंखों की रोशनी अगर आपकी तेज करनी है अपनी, तो आपको विटामिन ए के सोर्स खाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अगला सवाल है, IIFM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, ये है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। IIFM कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, भोपाल। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट्री, लोकेटेड इन भोपाल। ओके, ठीक है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? फॉरेस्ट्री से रिलेटेड चीजें की ही ट्रेनिंग दी जाती होगी। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1982 में। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। द एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, आपने सुना होगा ये वर्ड इकोटोन। वर्ड क्या है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विंड वेलोसिटी इनमें से किस चीज से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक डिवाइस है जिससे आप एयर फ्लो की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, एयर फ्लो की स्पीड को मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और मेनली जो विंड टनल्स होता है इसमें इनको लगा दिया जाता है। ठीक है, ओके। और देखिए आपको मैं दिखा देता हूं किस तरीके का ये होता है। ये देखिए ये एक एनेमोमीटर है और इसके मदद से आप, ये घूमता है और ये घूम के और फिर इसी से, ये आप देख रहे हो, यहाँ से मेजरमेंट ये कर सकता है हवा से। जब ये घूमेगा ना तो घूमने से ये इसकी रीडिंग यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक एनेमोमीटर है और यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इसमें बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए होता है। थर्मामीटर आपको मालूम है किस लिए होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच पोल्यूशन कॉजेज इटाई इटाई डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। इटाई इटाई डिजीज, इनमें से कौन सा पोल्यूशन जो है इटाई इटाई डिजीज कॉज करता है। तो इसका आंसर होगा कैडमियम पोल्यूशन। कैडमियम पोल्यूशन जो है वो इटाई इटाई करता है। अब ये इटाई इटाई है क्या, ये जो नाम है ना, ये दिया गया था जापान में 1912 में, जापान में 1912 में ये दिया गया था नाम। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इटाई इटाई अजीब सा नाम है ना, देखिए इंग्लिश का वर्ड जैसा नहीं लग रहा है ये। इसका मतलब होता है इट हर्ट्स। इटाई इटाई का मतलब क्या होता है, इट हर्ट्स। ठीक, और ये कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होता है। ठीक, क्लियर है। इसमें देखिए कमर, आदमी का जो है इस तरीके से कमर बहुत ज्यादा उठ जाता है और इंसान की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पाती, इंसान क्या छोटा छोटा ही रह जाता है। ठीक, अच्छा इसके अलावा अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी से होता है मीना माता, मीना माता डिजीज, मीना माता कहते हैं। नाइट्रेट से क्या होता है, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और आर्सेनिक पोल्यूशन से होता है ब्लैक फुट, ब्लैक फुट ये होता है आर्सेनिक के पोल्यूशन से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क इज मेड मैंडेटरी ऑन ऑल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सोल्ड इन आवर कंट्री। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एफपीओ। अब ये एफपीओ का मतलब क्या होता है, आईएसआई मार्क तो आपने सुना होगा, ये आंसर क्या है एफपीओ। एफपीओ मतलब होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये है एफपीओ। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन्होंने ही इसको इशू किया है, इशूड बाय फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये गारंटी करता है कि प्रोडक्ट जो है वो हाइजीनिक एनवायरनमेंट में बनाया गया है। और ये मैंडेटरी है, जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है सबको ये मार्क अपने प्रोडक्ट पे लगाना ही लगाना है। जैसे कि सिंथेटिक बिवरेज, सिरप हो गया, विनेगर हो गया, पिकल्स हो गया, जैम, जेलीज, ये सब जितने भी ये सारे हैं, आप जब भी खरीदने जाइएगा तो एफपीओ का मार्क जरूर देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा आईएसआई मार्क की मैं बात कर रहा था, ये आईएसआई मार्क जो है ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस मार्क है और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे लगता है 1955 से। ठीक है, 1955 से। ये बी क्या होता है, देखिए बी स्टार रेटिंग जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक दिया जाता है किनको, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। तो आज के बाद अब इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस खरीदिएगा तो देखिएगा कि उसमें बी रेटिंग कितनी है। और हॉल मार्क जो है ये ऑफिशियल मार्क है किस चीज के लिए, ये प्रीसियस मेटल्स जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जितने होते हैं इन पे हॉल मार्क लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आयुष किस चीज का एक्रोनिम है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आयुष है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, ये 6 इंडियन सिस्टम जो मेडिसिन के हैं, जो कि इंडिया में प्रिवेलेंट है, इंडिया में फैले हुए हैं, उनको दर्शाता है। क्लियर है। आयुष जो है ये इस पर्पज से बनाया गया जिससे कि एजुकेशन, रिसर्च, इन सबको जो है इंडिया में और ज्यादा स्प्रेड करवाया जा सके। ठीक, ये बनाया कब गया है आयुष, ये आयुष बनाया गया है 1995 में। और लेकिन जब ये बना था ना तो इसका नाम आयुष नहीं था। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट बना था इंडियन मेडिसिन का, इंडियन मेडिसिन का ये एक डिपार्टमेंट था जिसमें ये सारी चीजें आती थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब इसको आयुष नाम दे दिया गया। ठीक है, जिससे कि इन सब पे आयुर्वेद
अगला सवाल है व्हाट अमाउंट विल बी गिवन टू एलिजिबल वुमेन इन लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना की बात कर रहा है ये। लाडली बहन योजना में कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए पर मंथ। और ये योजना जो है ये एमपी के माननीय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, एसएस चौहान जी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, लाडली बहना योजना। और नर्मदा जयंती मनाया जाता है, नर्मदा जयंती। नर्मदा जयंती कब मनाया जाता है? 29 जनवरी, अभी रिसेंटली मनाया गया 2023 को। और इसी के उपलक्ष्य में 1000 पर मंथ दिया जाएगा गरीबों को। गरीबों की जो बेटियां हैं उनको दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली। ठीक है, और इससे जो है 60,000 करोड़ का एक खर्चा इसमें टोटल हुआ है जो दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है? और इससे पहले जो है 2 और योजना चल रही थी मध्य प्रदेश में। एक तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, और एक दूसरा था लाडली लक्ष्मी योजना 2। ठीक है, ये दोनों पहले से चल रही है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो एमपी के सीएम ऑलरेडी बता दिया, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और इस समय गवर्नर कौन है? मंगू भाई, चंगू भाई या चगन भाई पटेल कह लीजिए, चगन भाई पटेल साहब, ये हमारे गवर्नर जी हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि कौन सा ट्राइब को खुटिया पटेल भी कहा जाता है? खुटिया पटेल, तो ये बहुत फेमस ट्राइब है, सहरिया ट्राइब। सहरिया ट्राइब जो मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न रीजन में पाया जाता है, जहां श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ये जितने जिले हैं इनके आसपास सहरिया ट्राइब पाया जाता है। तो इसको खुटिया पटेल नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सहरिया ट्राइब जो है, सहरिया ट्राइब ये भील का ही एक सब ट्राइब है, भील का ही एक सब ट्राइब है। ठीक है, इसको PVTG में रखा गया है सहरिया ट्राइब को। ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब कहिए। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे तो इसी को सहरिया ट्राइब को ही गुना और शिवपुरी रीजन में कहा जाता है रौत, इसको कहा जाता है रौत। ठीक है, अच्छा खुटिया पटेल कुछ एक खराब बात नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेबल टाइटल है, रिस्पेक्ट देने के लिए ये टाइटल का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये जो सहरिया ट्राइब है ये मानते हैं कि ये भील्स के छोटे भाई हैं, ये भील्स के छोटे भाई हैं। ठीक है, तो माइथोलॉजी के हिसाब से ये अपने आप को वाल्मीकि और शबरी के चिल्ड्रन मानते हैं। वाल्मीकि और शबरी जो रामायण में आपने सुना होगा, जिनके जूठे बेर राम ने खाए थे, राम जी ने खाए थे, ये उनके डिसेंडेंट अपने आप को मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं बड़े ही प्यार और मोहब्बत से। एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ये क्वेश्चन कई बार हमने किया है। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिंडोरी का है, डिंडोरी, और मात्र 94, समझ रहे हैं आप, मात्र 94 जो है ये डिंडोरी का डेंसिटी है। मैप में दिखाऊं क्या डिंडोरी? चलिए दिखा देता हूं, ये मैप आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, यहाँ उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के नीचे हमारा प्यारा सा डिंडोरी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करता हुआ डिंडोरी है, जिसका कितना है 94। ठीक है, 94 डेंसिटी का मतलब क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है बताइएगा? चलिए मैं बताता हूं, भोपाल का। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? भोपाल का। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहां भैया क्वेश्चन, आ जाओ, ये रहा। अगला सवाल है हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर? ये मैंने अपने वीडियो में बताया था और कहा भी था कि ये नाम याद रखिएगा। गवर्नर का नाम जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था सरला ग्रेवाल का नाम याद रखिएगा। फर्स्ट लेडी गवर्नर मध्य प्रदेश की थी और ये 1989 से 1990 में गवर्नर थी। 1989 से 1990 में। कुछ थोड़ी बातें बता देता हूं इनके बारे में तो आपको ये याद रहेगा। देखिए 1952 में ये एज ए आईएएस ज्वाइन की थी और ये सेकेंड फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी एमपी की। 2002 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, किडनी फेल्योर हो गया इनका, किडनी फेल्योर। अब आप सोचिए, इतने बड़े औरत, आदमी तो नहीं थी, इतने बड़े औरत का अगर किडनी फेल होकर मर सकती हैं ये, तो आम आदमी क्यों नहीं मर सकता है? इसलिए अपने किडनी का खास ध्यान रखा करिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इन्होंने राजीव गांधी के टाइम में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, उस समय इन्होंने उनके प्राइमरी सेक्रेटरी के तौर पर भी सर्व किया था। ठीक है, इतनी बात हो गई तो अब याद रहेगा मेरे हिसाब से। और देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे नंदिनी सातपथी। नंदिनी सातपथी ये कौन है? हो सकता है अगली बार यही पूछ ले, ये नंदिनी सातपथी कौन है? पहले इसको हटा देता हूं मैं।
देखिए नंदिनी सातपथी कौन है? अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग शेल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश इन एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर? जब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? ये आप जनरली दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर अगर चला जाएगा तो वो अपना एक किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है कि भाई ऐसा करना, तू मीटिंग ले लेना, ठीक है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ शिमला मनाली या सिंगापुर घूमने, तुम ले लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का आसान सवाल था। विच हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? ये तो भैया रटा होना चाहिए, ये तो रटा होना चाहिए, रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के 1 दिसंबर 1956 से लेके कब तक थे ये? 31 दिसंबर 1956 तक थे, 31 दिसंबर 1956 तक। और ये रविशंकर शुक्ला जो है ये कहां पे पैदा हुए थे? ये 2 अगस्त 1877 को सागर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने जो चुनाव लड़ा था सरायपल्ली से लड़ा था, जब ये पहली बार सीएम का शपथ ग्रहण किए थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हु प्रिसाइड्स ओवर द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? ये बड़ा ही आसान सा सवाल है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो कमिटी बनती है, ये वो कमिटी नहीं है इनके मेंबर्स की, उनके मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनती है उसका चेयरमैन या उसका हेड या उसको प्रिसाइड कौन करता है? बात हो रही है स्टेट ह्यूमन राइट्स की, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सीएम। थोड़ा सा घुमा के मैंने दिया आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सीएम। अगर यही स्टेट ह्यूमन राइट्स ना होके ये होता नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो आंसर क्या हो जाता? सीएम हो जाता पीएम, ठीक। अच्छा, स्टेट ह्यूमन राइट की बात चल रही है तो मैं आपको छोटी सी जानकारी ये दे दूं कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, एमपी की ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये गठित कब हुआ था? ये हुआ था 13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1995, और ये हुआ था सेक्शन 21 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? चेयरमैन प्लस 2 और मेंबर्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें जो है सिलेक्शन कमेटी की बात करें अगर, कि इसको सेलेक्ट कौन करता है, तो सेलेक्ट करने की एक अलग सी कमेटी बनती है, और उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, सीएम हेड होगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक मेंबर होगा, एक ऑपोजिशन लीडर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसके अलावा जो है होम मिनिस्टर साहब होंगे, और
इसके अलावा चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी होंगे, और अपोजिशन लीडर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो ये सारे मेंबर्स हो सकते हैं 4 से 6 मेंबर, जो कि इनको सेलेक्ट करेंगे, इनको चूज करेंगे। ठीक है, टेन्योर क्या है? 3 साल या 70 साल का एज। ठीक है, टेन्योर कितना है? 3 साल या 70 साल, जो पहले आ जाएगा, 3 साल हो जाए या 70 साल हो जाए। ठीक, ये मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, हेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट ये लोग किसको देंगे? जो एनुअल रिपोर्ट बनेगा वो ये लोग किसको देंगे? तो ये देखिए, स्टेट है तो किसको देंगे? गवर्नर साहिब को देंगे। ठीक, अगर ये होता नेशनल तो ये किसको देते? प्रेसिडेंट साहब को देते। ठीक है, सर्विस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन, चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन में सर्विस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सर्विस कंडीशन, तो ये किसमें है? सेक्शन 26 में ही है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर कैन बी देयर अंडर एमपी स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है, अगला सवाल है कि हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर, कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट 2021 के तहत। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा 5 मेंबर्स हो सकते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये क्या है? देखिए ये कमीशन है जिसमें फॉलोइंग चीजें होंगी। पहला देखिए, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे इसमें। ठीक है, विच इज अपॉइंटेड अमंगस्ट द पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ मैटर, जिनके पास इन मैटर्स का नॉलेज है उनको अपॉइंट करेगा। और मैटर किसका है भाई? ये बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, और ये जाने माने इंसान हो जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, जाने माने इंसान हो जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। ठीक है, एक मेंबर जो है उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा कि भाई तू जो है चेयरमैन बन जा, चेयर पे बैठ जा। चेयर पे बैठने वाला मैन ही तो चेयरमैन कहलाता है। एक मेंबर को चेयरपर्सन या चेयरमैन बना दिया जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरे मेंबर को वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एनालाइज द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में कुछ लाइन लिखी हुई है, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। द ह्यूमन राइट्स कमीशन इनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई भैया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा है द वर्क ऑफ द कमीशन इज आल्सो टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। चार्ज पहले लगा लेते हैं फटाक से इसको, ये लग गया। तो देखिए इसका आंसर बहुत आसान सा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, साफ साफ दिख रहा है स्टेटमेंट कि ह्यूमन राइट्स है तो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करेगा। दूसरा, रिसर्च करने के लिए भी इनको, काम करने के लिए भी कमीशन इनको परमिशन देता है, और रिसर्च एक्चुअली में कराया जाता है। ठीक है, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसमें देखिए फंक्शन की मैं बात करूं तो इसमें, अच्छा आंसर ये भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1। अगर ये बंदा जो एनएचआरसी का है वो इस फील्ड में काम करेगा, तो इसीलिए तो वो जो है रिसर्च कंडक्ट कराएगा। तो आंसर ये सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की गलती है, किसने दोनों ऑप्शन रखा है। ठीक, ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये है आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 में है प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन के लिए, और एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है आर्टिकल 315। और जो आर्टिकल इसमें दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 340 जो है ये क्या है? आर्टिकल 340 की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन तैयार कर सकता है। किस लिए कमीशन तैयार कर सकता है? बैकवर्ड क्लास के स्टेट को स्टडी करने के लिए कि उसकी कंडीशन कैसी चल रही है, बढ़िया है या नहीं है। ये है आर्टिकल 340 में। ठीक है, आर्टिकल 340 में ये है। और अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 315 में क्या है? देखिए